तो दोस्तों फाइनली मोनार्क का जो नया सेक्शन है जिसमें कई एपिसोड एक तरह से धीरे धीरे वीकली वाइज कर कर रिलीज़ किए जा रहे थे, वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे और उसके अपकमिंग जितने भी एपिसोड हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम पूरी सीरीज के जितने भी सेक्शन हमें देखने को मिले हैं उनसे भी ऊपर सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाले। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में टोटली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स एक अमेरिकी मॉन्स्टर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे क्रिस ब्लैक और मैट फ्रैक्शन ने बनाया है और लेजेंडरी टेलीविजन द्वारा निर्मित किया गया है। टोहो कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित गॉडजिला पर आधारित ये मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी की छठी कड़ी और दूसरी टेलीविजन श्रृंखला है। गॉडजिला 2014 की घटनाओं के बाद ये श्रृंखला मोनार्क संगठन के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जो आधी सदी के दौरान गॉडजिला और टाइटन्स नामक अन्य राक्षसों का सामना करते हैं। इस सीरीज में अन्ना सवाई, कीर्सी क्लेमेंस, रेन वाटाबे, मारी यामामोटो, एंडर्स होम, जो टिप्पेट और एलिसा लासोव्स्की मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही वायट रसल और कर्ट रसल ली शॉ की साझा भूमिका में हैं। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का प्रीमियर 17 नवंबर 2023 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। अप्रैल 2024 में सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 27 फरवरी 2026 को हुआ। आधार 2015 में गॉडजिला के पुनः प्रकट होने के एक वर्ष बाद सौतेले भाई बहन केट और केंटारो रांडा अपने लापता पिता हिरोशी के मोनार्क से संबंध की जांच करते हैं। मोनार्क एक गुप्त संगठन है जो टाइटन्स या म्यूटो, विशाल अज्ञात स्थलीय जीव के नाम से जाने जाने वाले विशालकाय राक्षसों पर नजर रखता है। 2 पीढ़ियों पहले बिल रांडा और कीको म्यूरा वैज्ञानिक थे जो मोनार्क के प्रारंभिक विकास में शामिल थे। पूर्व सेना अधिकारी ली शॉ दोनों समय अवधियों में रांडा परिवार के करीबी सहयोगी बन जाते हैं। कलाकार और पात्र मुख्य अन्ना सवाई, केट रांडा के रूप में, सैन फ्रांसिस्को की एक स्कूल शिक्षिका जो पीटीएसडी से जूझ रही है और अपने लापता पिता की तलाश में उसे मोनार्क के साथ उसकी संलिप्तता का पता चलता है। कीर्सी क्लेमेंस में ओलोवे हेविट के रूप में, एप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज बाद में एपेक्स साइबरनेटिक्स की एक पूर्व कर्मचारी जो यह पता चलने के बाद कि उसकी कंपनी उसके कोड का इस्तेमाल नापाक उद्देश्यों के लिए कर रही थी, एक छद्म नाम से जापान भाग गई। बाद में उसका असली नाम कोराह माटेओ के रूप में सामने आया। रेन वाटाबे केंटारो रांडा के रूप में, एक कलाकार और केट का सौतेला भाई जो अपने रहस्यमय पिता को खोजने की यात्रा में उसके साथ शामिल होता है। मारी यामामोटो केइको म्यूरा के रूप में, एक वैज्ञानिक जो 1950 के दशक में ली शॉ और बिल रैंडा के साथ राक्षसों की जांच करती है। एंडर्स होम बिल रैंडा के रूप में, एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट जो मोनार्क के लिए एक प्रमुख शोधकर्ता बन जाता है। जॉन गुडमैन एक बड़े बिल रैंडा अतिथि सीजन 1 के रूप में, कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। जो टिप्पेट टिम के रूप में, एक अति उत्साही मोनार्क कार्यालय कर्मचारी जो संगठन के खोए हुए दस्तावेजों का पता लगाने के लिए मैदान में जाता है। वायट रसेल और कर्ट रसेल ने लीलैंड ली शॉ 3 की भूमिका निभाई, एक पूर्व अमेरिकी सेना कर्नल जो कीको और बिल के साथ राक्षसों की जांच में शामिल होता है और बाद में मोनार्क से जुड़ जाता है। कर्ट ने शॉ के बड़े रूप को चित्रित किया है जिससे केट और केंटारो का सामना होता है, जबकि वाइट ने युवा रूप को निभाया है जो मोनार्क की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। एलिसा लासोव्स्की मिशेल डुवेल के रूप में, दिवंगत सैंड्रा ब्रॉडी की बहन और टिम के साथ साझेदारी में एक कुशल मोनार्क ऑपरेटिव। पुनरावर्ती ताकेहिरो हीरा हिरोशी रंडा के रूप में, कीको का बेटा, बिल का सौतेला बेटा और केट और केंटारो का पिता। एमिको रांडा के रूप में, क्यूयोको कुडो, केंटारो की मां। क्रिस्टोफर हेडहाल जनरल पैकेट के रूप में, शॉ के वरिष्ठ अधिकारी। मिरेली टेलर नतालिया वर्दुगो के रूप में, मोनार्क की उप निदेशक। डोमिनिक टिपर ने ब्रेंडा हॉलैंड की भूमिका निभाई, एप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज में एपेक्स साइबरनेटिक्स में एक कार्यकारी अधिकारी।
एम्बर मिडथंडर इजाबेल सिमंस के रूप में एक व्यवसायी महिला जो वॉल्टर सिमंस की बेटियों में से एक है। टैमलिन टोमिता ने कैरोलिन रांडा की भूमिका निभाई, केट की मां। ब्रूस बेक ने डूहो की भूमिका निभाई, शॉ का पुराना दोस्त और सहयोगी। जेस साल्गुएरो ने डॉक्टर बॉन्स की भूमिका निभाई, सीजन 1 मोनार्क में एक शोधकर्ता। चार्ली ह्यूसन ने जेम्स की भूमिका निभाई है, कैरोलिन के सहकर्मी। कोर्टनी डाइट्स ने डैनी की भूमिका निभाई, सीजन 1 केट की प्रेमिका। लियो आशिजावा ने डॉक्टर सुजुकी की भूमिका निभाई, एक परमाणु वैज्ञानिक। मॉर्गन डडली ने लाइरा माटेओ की भूमिका निभाई, सीजन 1 मे की बहन। मैथ्यू मैककॉल लेफ्टिनेंट हैच के रूप में, सीजन 1 पकेट के अधीन सेवारत एक उच्च पदस्थ सैनिक। ऑगस्टो अग्विलेरा ने टोमास की भूमिका निभाई, सीजन 2 सांता सोलेडाड द्वीप पर टाइटन की पूजा करने वाले एक पंथ का नेता। ऑगस्टिन के रूप में कैमिलो जिमेनेज वरॉन, सीजन 2 टॉमस पंथ का एक कट्टर सदस्य। कैमिला पोंटे अल्वारेज लूसिया के रूप में, सीजन 2 टॉमस पंथ का एक सहानुभूतिपूर्ण सदस्य। कर्टिस कुक रेडिक बैरिस के रूप में, सीजन 2 मोनार्क के निर्देशक। क्लिफ कर्टिस जेसन ट्रिसॉप के रूप में, सीजन 2 एपेक्स साइबरनेटिक्स के विशेष परियोजना प्रभाग के प्रमुख। एना मैकगाहान ने एलेक्स की भूमिका निभाई, सीजन 2 केट की दोस्त और प्रेमिका। बिल सेज ने लीलैंड शॉ द्वितीय की भूमिका निभाई, सीजन 2 ली के पिता। एपिसोड मौसम। एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया, पहली बार जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया। नेटवर्क 1-10 17 नवंबर 2023, 12 जनवरी 2024। एप्पल टीवी +2 13-10 27 फरवरी 2026, 1 मई 2026। एप्पल टीवी सीजन 1 2023-24। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1-1। परिणाम मैट शेकमैन, क्रिस ब्लैक। 17 नवंबर 2023। 1973 में मोनार्क मकड़ी के शोधकर्ता बिल रैंडा को स्कल आइलैंड की अपनी यात्रा के दौरान एक मदर लॉन्ग लेग्स मकड़ी ने घेर लिया। जब मकड़ी ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने अपनी फाइलों से भरा वाटरप्रूफ केस समुद्र में फेंक दिया। हालांकि उनकी जान बच गई क्योंकि एक मेंटल क्लॉ मकड़ी ने हमला करके उसे पानी में खींच लिया, जबकि केस समुद्र में बह गया। 2013 में ये केस एक जापानी मछली पकड़ने वाली नाव को मिला। 2014 में सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला और म्यूटोस के बीच हुई लड़ाई के बाद स्कूल शिक्षिका केट रांडा अपने अलग हो चुके पिता हिरोशी से मिलती है, जो बिना कुछ बताए चले जाते हैं। बाद में वे अलास्का में लापता हो जाते हैं और उन्हें मृत मान लिया जाता है। 2015 में केट हिरोशी के मामलों को निपटाने के लिए टोक्यो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जापान में उनकी दूसरी पत्नी एमिको और एक बेटा केंटारो है। केंटारो केट को हिरोशी के दफ्तर ले जाता है, जहां उसे एक तिजोरी मिलती है जिसमें बिल की फाइलें होती हैं, जो हिरोशी के दत्तक पिता थे। सैन फ्रांसिस्को में मोनार्क की मौजूदगी और हिरोशी के उनसे संबंध के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए केट और केंटारो की पूर्व प्रेमिका मे ओलोवे हेविट को फाइलों को डिकोड करने के लिए नियुक्त करते हैं। मोनार्क के कर्मचारी टिम को उनकी गतिविधि की सूचना मिल जाती है और वो इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को देता है। 1959 में बिल अपने साथी मोनार्क अधिकारियों डॉक्टर कीको म्यूरा, जो बिल की पत्नी भी हैं, और कर्नल लीलैंड ली शॉ थी के साथ कजाकिस्तान के एक परित्यक्त विद्युत संयंत्र में शोध यात्रा पर हैं। वे पाते हैं कि संयंत्र के आसपास का जंगल रेडियोधर्मी है, जबकि संयंत्र के भीतर विकिरण का स्तर शून्य हो जाता है और इसके नीचे की चट्टान में खोखली गुफाएं मौजूद हैं। अंदर जाने पर उन्हें कीट जैसे एंडोस्वार्मर के अंडे मिलते हैं। कीको और शॉ अंडों से आनुवंशिक सामग्री एकत्र करने के लिए रस्सी से नीचे उतरते हैं, लेकिन एंडोस्वार्मर के लार्वा अंडों से बाहर निकलते हैं और कीको को एक गहरे गड्ढे में खींच ले जाते हैं। प्रस्थान मैट शेकमैन, क्रिस ब्लैक। 17 नवंबर 2023। 2015 में केंटारो को हिरोशी के कार्यालय में मोनार्क की फाइलें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके मानद परदादा शॉ जापान के एक वृद्धाश्रम में चले गए हैं। टिम और मोनार्क की फील्ड एजेंट मिशेल डुवैल डिकोड की गई फाइलों को खोजने के प्रयास में केट, केंटारो और मे का पीछा करते हैं, लेकिन वे भाग निकलते हैं। केट, केंटारो और मे भागते हुए शॉ को ढूंढ लेते हैं,
जो खुलासा करता है कि मोनार्क उस वृद्धाश्रम का उपयोग उसे नजरबंद रखने के लिए कर रहा है। वो उन्हें वृद्धाश्रम से भागने और अलास्का में हिरोशी के अंतिम ज्ञात स्थान तक उसका पीछा करने के लिए मना लेता है। 1952 में शॉ को फिलीपींस में असामान्य विकिरण की खोज में एक अभियान पर कीको के साथ भेजा जाता है। जंगल में उनकी मुलाकात बिल से होती है, जो दावा करता है कि वो आग उगलने वाले अजगर की लोक कथाओं का अनुसरण कर रहा है। शॉ की संशयपूर्ण सलाह के बावजूद कीको बिल को अपने साथ ले लेती है और शॉ वहां से चला जाता है। अकेले आगे बढ़ते हुए कीको और बिल को यूएसएस लॉटन का मलबा मिलता है, जो नौसेना का एक जहाज था जो 1943 में डूब गया था और जिसमें से बिल अकेला जीवित बचा था। उन्हें जहाज में शव मिलते हैं और उन पर एक आयरन ड्रैगन हमला करता है। आयरन ड्रैगन की विकिरण आधारित आग को देखकर शॉ जहाज पर लौटता है और उन्हें बचाता है। रहस्य और झूठ, जूलियन होम्स, एंड्रयू कोलविले। 22 नवंबर 2023। 2015 में केट केंटारो में और शॉ जापान से भागकर कोरिया के पोहांग जाने वाली नौका पर सवार हो जाते हैं। पोहांग पहुंचने पर सीमा रक्षकों ने उन्हें रोक लिया, जिनमें से एक डूहो ने खुद को शॉ का पुराना दोस्त बताया। डूहो उन्हें विमान से अलास्का ले जाता है। रास्ते में मेबिल की फाइलों से अनुमान लगाती है कि हिरोशी संभवतः मोनार्क द्वारा पहचाने गए निर्देशांकों की सूची का अनुसरण कर रहा था। अलास्का में उन्हें हिरोशी के विमान का मलबा और एक शिविर मिलता है, जो उसके जीवित होने का संकेत देता है। डूहो को पता चलता है कि लैंडिंग के बाद हिरोशी के विमान पर हमला हुआ था। एक फ्रॉस्ट वॉर्क ने उसे मार डाला और उसके विमान को नष्ट कर दिया। 1954 में शॉ ने मोनार्क में एक उच्च पद पर कार्यभार संभाला। उन्होंने बिल और कीको ने गॉडजिला के पैरों के निशान का एक नमूना शॉ के वरिष्ठ अधिकारी जनरल पैकेट को प्रस्तुत किया, ताकि गॉडजिला को छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए यूरेनियम प्राप्त किया जा सके। बिकिनी एटोल में बिल और कीको ये जानकर भयभीत हो गए कि पैकेट ने कैसल ब्रावो परीक्षण की आड़ में गॉडजिला को मारने के लिए परमाणु बम में यूरेनियम पहुंचाया था। जैसे ही गॉडजिला सतह पर आया, कीको ने विस्फोट को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शॉ ने उसे रोक लिया और बम फट गया। इसके बाद पैकेट ने शॉ को टाइटन्स पर शोध करने के लिए मोनार्क को एक असीमित चेक दे दिया। समानांतर और आंतरिक भाग, जूलियन होम्स मिल्ला बेलहार्ट 1 दिसंबर 2023-2015 में मोनार्क को फ्रॉस्ट वॉक के प्रकट होने का पता चलता है। केट, केंटारो, मे और शॉ फ्रॉस्ट वॉक से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आश्रय ढूंढने की कोशिश में मे पानी के कुंड में गिर जाती है और उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। केंटारो बाकी समूह से अलग हो जाता है और उस इमारत को ढूंढता है जिसे उसने विमान से देखा था, जो एक पुराना रेडियो स्टेशन निकला जिसे पहले हिरोशी ने मरम्मत किया था। ये जानने के बाद कि फ्रॉस्ट वॉर्क ऊष्मा ऊर्जा पर जीवित रहता है, केट, मे और शॉ उसे विचलित करने के लिए आग जलाते हैं, ताकि केंटारो द्वारा संपर्क किया गया हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा सके। समूह को मोनार्क की एक चौकी पर ले जाया जाता है, जहां टिम और डुवेल उनका स्वागत करते हैं। 2013 में केंटारो की मुलाकात मे से तब होती है जब वो एक प्रतिष्ठित गैलरी में अपनी पहली कला प्रदर्शनी का इंतजार कर रहा होता है। वो प्रदर्शनी की तैयारी करने के बजाय उसके साथ शाम बिताने का फैसला करता है और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। अपने पिता को गर्व महसूस कराने की चाह में केंटारो अंततः तैयार होने से पहले ही अपनी कला का प्रदर्शन करने का निर्णय लेता है। गैलरी वाली रात ही वो आखिरी बार होता है जब वो हिरोशी को देखता है। उसके बाद हिरोशी गायब हो जाता है। समस्या का हल, मैर्जी अल्मास, अमांडा ओवर्टन। 8 दिसंबर 2023। 2015 में मोनार्क की उप निदेशक नतालिया वर्दुगो को ये जानकर निराशा होती है कि शॉ ने केट, केंटारो और मे को अलास्का में हिरोशी की गतिविधियों के बारे में अंधेरे में रखा है। डुवेल तीनों को रिहा करने का सुझाव देता है ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सैन फ्रांसिस्को लौटने के बाद केट अपनी मां कैरोलिन और कैरोलिन के सहकर्मी जेम्स को मना लेती है कि वे उन्हें शहर के खंडहरों के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित हिरोशी के कार्यालय तक चुपके से ले जाएं। सैन्य गश्ती दल से बचते हुए और केट के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से जूझते हुए
कि अंततः हिरोशी के कार्यालय पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें कोई और छिपी हुई फाइलें नहीं मिलती, केंटारो हिरोशी के नक्शों से ये निष्कर्ष निकालता है कि वो टाइटन्स की खोज में अफ्रीका गया होगा। मे चुपके से डुवेल से संपर्क करती है और सहयोग के बदले घर जाने की अनुमति मांगती है। 2014 में गॉडजिला के प्रकट होने से 2 दिन पहले केट का अपने साथी शिक्षक डैनी के साथ संबंध था और वे साथ रहने की बात कर रहे थे। डैनी को पता नहीं था कि केट एविन नाम की एक अन्य महिला के साथ उसे धोखा दे रही थी। गॉडजिला के प्रकट होने के दिन अपराध बोध से ग्रस्त केट डैनी को छोड़कर गोल्डन गेट ब्रिज के पार बच्चों से भरी एक बस को सुरक्षित ले जाने के लिए निकल पड़ी। हालांकि सेना के साथ झड़प के दौरान गॉडजिला पुल तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे बस के गिरने के बाद अधिकांश बच्चे मारे गए। भयानक चमत्कार। मेर्जी अल्मास काल ग्रीनफेल्ड, 15 दिसंबर 2023। 2015 में डुवेल शॉ को कैद से छुड़ा लेता है और बताता है कि जंजीरा पावर प्लांट दुर्घटना में अपनी बहन की मृत्यु के बाद वो मोनार्क में शामिल हो गई थी, लेकिन अब उसका मोहभंग हो गया है। वे केट, केंटारो और मे को अल्जीरियाई सहारा ले जाते हैं, जहां उन्हें हिरोशी टाइटन को लुभाने के लिए जाल बिछाते हुए मिलता है। भागने से पहले वो उन्हें भागने की चेतावनी देता है। टिम मोनार्क एजेंटों की एक टीम के साथ आता है, लेकिन गॉडजिला, जो भूमिगत सो रहा था, प्रकट होता है और उनके हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। शॉ और डुवेल गॉडजिला का पीछा करने और उसकी मदद करने का इरादा जाहिर करते हैं, लेकिन केट, केंटारो और मे हिरोशी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। केट और केंटारो तब क्रोधित हो जाते हैं जब मे बताती है कि उसने मोनार्क को उनका पीछा करने की अनुमति दी थी। 1955 में शॉ और कीको एक रक्षा उद्योग सम्मेलन में भाग लेते हैं, जहां उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। बिल उन्हें मोनार्क मुख्यालय वापस बुलाता है। उन्हें पता चलता है कि जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर सुजुकी ने असामान्य आइसोटोपिक संकेतों का पता लगाया है और उनका उपयोग टाइटन को लुभाने के लिए एक जाल बनाने में किया है। बिल और कीको सुजुकी से मिलने के लिए रवाना होते हैं, जबकि शॉ अनिच्छा से बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। लेकिन अंततः कीको के प्रति अपने प्रेम के कारण वे बैठक छोड़कर जापान में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जाल गॉडजिला को आकर्षित करता है, जो उसे नष्ट कर देता है। जब शॉ, कीको और बिल गॉडजिला के जीवित होने की सूचना पकेट को देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौटते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शॉ की अनुपस्थिति के कारण पकेट ने मोनार्क की कमान किसी और को सौंप दी है। क्या असली में कृपया खड़े होंगे? हिरोमी कामता मारिको, तामाकी, 22 दिसंबर 2023। 2015 में अल्जीरिया के टिंडॉफ हवाई अड्डे पर मे का अपहरण उसके पूर्व नियोक्ता अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज की ब्रेंडा हॉलैंड द्वारा किया जाता है, जो उसे मोनार्क की जासूसी करने या मुकदमा झेलने का विकल्प देती है। केट टिम के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उससे मिलती है और मे को खोजने में मदद करने के लिए कहती है। टिम, केट और केंटारो वॉशिंगटन के टेकोमा में मे के परिवार को ढूंढते हैं और उसकी बहन लायरा माटेओ से उसके अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वे एटी से मे को बचाने के लिए टाइटन का झूठा अलर्ट जारी करते हैं, लेकिन मे मोनार्क की जासूसी न करने का विकल्प चुनती है। केट वर्दुगो को शॉ की योजनाओं को समझने में मदद के बदले मे की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मना लेती है, और टिम मोनार्क को अलर्ट के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने लाने के लिए मना लेता है। मोनार्क के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद एटी का नाम बदलकर एपेक्स साइबरनेटिक्स कर दिया जाता है। शॉ और डुवेल अलास्का स्थित मोनार्क चौकी पर कब्जा कर लेते हैं और खोखली पृथ्वी की ओर जाने वाली सुरंग को विस्फोटकों से सील कर देते हैं। 2012 में मे, उस समय कोराह माटेओ के नाम से जानी जाती थी, को एटी में भर्ती किया गया। अपने काम की गोपनीयता से असंतुष्ट होकर उन्होंने एटी के सिस्टम को हैक कर लिया और पता लगाया कि वे गुप्त रूप से साइबरनेटिक पशु प्रयोग कर रहे हैं। भयभीत होकर उन्होंने उनके शोध डेटा को नष्ट कर दिया और एक झूठी पहचान के तहत जापान भाग गईं। 8-8 जन्मसिद्ध अधिकार। हिरोमी कामताल, लेटसन, 29 दिसंबर 2023। 2015 में शॉ और डुवेल कजाकिस्तान के उस पावर प्लांट में लौटते हैं जहां 1959 में कीको खो गई थी और जो अब एक सुरक्षित स्थान पर स्थित है। केट, केंटारो, मे और टिम को लगता है
कि शॉ अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है और वर्दुगो उन्हें एक छोटी टीम के साथ उसके पीछे भेजता है। प्लांट पहुंचने पर शॉ और डुवेल का सामना उस टीम से होता है और शॉ केट को बताता है कि वो खोखली पृथ्वी को सतह की दुनिया से अलग करके गॉडजिला को व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना चाहता है। जैसे ही शॉ गड्ढे के अंदर खोखली पृथ्वी तक जाने वाली सुरंग के चारों ओर विस्फोटक तैयार करता है, एक वयस्क एंडोस्वार्मर बाहर निकलता है। केट, शॉ और एंडोस्वार्मर सुरंग के नष्ट होने से पहले ही उसमें वापस गिर जाते हैं। 1955 में मोनार्क के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट कमांडर हैच ने शॉ, कीको और बिल द्वारा टाइटन्स के अस्तित्व के प्रमाणों पर सवाल उठाए। कीको का नस्लवादी टिप्पणी से बचाव करते हुए बिल ने हैच पर हमला कर दिया। मोनार्क का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने पर शॉ ने कीको और बिल को अपने शोध को संकलित करने के लिए राजी किया। बिल को पता चला कि टाइटन्स खोखली पृथ्वी के माध्यम से पकड़ में नहीं आते। कीको के साथ अपने निष्कर्ष साझा करते हुए उसे पता चला कि वो एक विधवा है जो हिरोशी का अकेले पालन पोषण कर रही है। उनके बीच एक रिश्ता पनपने लगा और बिल ने हिरोशी को गोद लेने की पेशकश की। अंतिम उपाय के रूप में शॉ ने पकेट के सामने कीको और बिल के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए गॉडजिला के जीवित होने का खुलासा किया। एक्सिस मुंडी, एंडी गोडार्ड मैट फ्रैक्शन। 5 जनवरी 2024। 2015 में मोनार्क केंटारो और टिम को बचाता है। वर्दुगो निराश केंटारो को केट, मे और शॉ के नुकसान के बारे में बताता है। केंटारो की मां एमिको उसे खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। जब हिरोशी अपने कार्यालय लौटता है तो केंटारो उससे भिड़ जाता है। इस बीच शॉ और मे पृथ्वी की सतह और खोखली पृथ्वी के बीच के एक मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे एक्सिस मुंडी के नाम से जाना जाता है, में जागते हैं और केट की तलाश करते हैं। कहीं और केट पर एक जंगली सूअर हमला करता है, लेकिन एक युवा केइको उसे बचा लेती है। 1962 में शॉ ने खोखली पृथ्वी में एक अभियान ऑपरेशन ओवरग्लास का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। सुजुकी के टाइटन ल्योर का उपयोग टाइटन के आंशिक उद्भव को प्रेरित करने और कंसस में खोखली पृथ्वी की सुरंग को स्थिर करने के लिए किया गया था। प्रक्षेपण के दौरान सुरंग अस्थिर हो गई और अंदर की ओर धंस गई और शॉ की टीम लापता हो गई। इस घटना के कारण मोनार्क की फंडिंग में कटौती कर दी गई। इसी बीच एक्सिस मुंडी में एक आयरन ड्रैगन ने शॉ की टीम को मार डाला, इससे पहले कि वो एक अन्य सुरंग के माध्यम से वापस सतह पर आ गए। 1982 में शॉ जापान में मोनार्क के एक चिकित्सा केंद्र में जागता है। एक नर्स एमिको को बंधक बनाकर और बिल से मिलने की मांग करते हुए शॉ की मुलाकात वयस्क हिरोशी से होती है, जो बताता है कि बिल की मृत्यु हो चुकी है और मोनार्क अपना मिशन छोड़ने और टाइटन्स को परेशान न करने का इरादा रखता है। कई बार भागने के प्रयासों के बाद शॉ को नजरबंद कर दिया जाता है। 32 साल बाद वो हवाई में गॉडजिला और म्यूटो के बीच लड़ाई की खबर देखता है। तर्क से परे, एंडी गोडार्ड क्रिस ब्लैक। 12 जनवरी 2024। 2015 में कीको ने केट को बताया कि उसे ऑपरेशन ओवरग्लास टीम द्वारा छोड़े गए उपकरण मिले थे और उसने टाइटन को लुभाने वाले उपकरण को इस तरह से तैयार किया था कि वो सतह पर संकट का संकेत भेज सके। वे मे और शॉ से फिर से मिलते हैं, लेकिन कीको ये जानकर क्षुब्ध हो जाती है कि सतह पर दशकों बीत चुके हैं और बिल स्कल आइलैंड के अपने अभियान में मारा गया था। कीको के संकेत की जांच करने से इनकार करने पर वर्दुगो से झगड़ा होने के बाद टिम मोनार्क छोड़ देता है और इसके बजाय केंटारो और हिरोशी को सूचित करता है। जब शॉ और कीको शॉ के पुराने लॉन्च वाहन से चारा फिर से जोड़ते हैं तो वो पीछे रहने का इरादा बताती है, लेकिन केट उसे मना लेती है। शॉ वाहन को सक्रिय करता है, लेकिन अनजाने में एक्सिस मुंडी में पहले से मौजूद एक आयरन ड्रैगन को लुभा लेता है। शॉ ड्रैगन द्वारा उखड़ी हुई केबल को फिर से जोड़ने के लिए वाहन से बाहर निकलता है। गॉडजिला एक सुरंग से निकलता है और ड्रैगन से लड़ता है। अंततः उसे वापस सुरंग में फेंक देता है और वाहन को सक्रिय कर देता है। जब कीको शॉ को वापस वाहन में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी शॉ ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि वे भाग सकें और वो पीछे छूट गया। 2017 में स्कल आइलैंड पर स्थित एपेक्स साइबरनेटिक्स के एक अनुसंधान केंद्र में हिरोशी वाहन को सफलतापूर्वक सतह पर वापस ले आता है।
वो केंटारो और टिम, जो अब ब्रेंडा के नेतृत्व वाली एपेक्स टीम के साथ काम कर रहे हैं, कीको, केट और मे से फिर से मिलते हैं। जैसे ही कॉन्ग स्टेशन के पास आता है, वे वहां से निकल जाते हैं। 2017 में कॉन्ग ने स्कल आइलैंड पर स्थित एपेक्स स्टेशन पर हमला कर दिया, जिससे सभी को द्वीप के पास स्थित एक बड़े जहाज मोनार्क के आउटपोस्ट 18 में शरण लेनी पड़ी। ब्रेंडा ने मे को एपेक्स में एक नई नौकरी की पेशकश की, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। वर्दुगो ने कॉन्ग के आक्रामक व्यवहार के चलते शॉ को वापस लाने की कोशिश न करने का फैसला किया, लेकिन कीको और केट ने हार नहीं मानी और केट ने केंटारो, हिरोशी और मे को अपनी मदद के लिए मना लिया। चारों चुपके से द्वीप पर लौट आए, जहां उन्हें सोते हुए कॉन्ग और कई छोटे जीव मिले और वे क्षतिग्रस्त स्टेशन तक पहुंच गए। कॉन्ग के हमले के निगरानी फुटेज में कीको ने स्कारैब नामक कई बड़े क्रस्टेशियन को पहचान लिया। वह, वर्दुगो और टिम बाकी लोगों को वापस लाने के लिए वापस उड़ गए, लेकिन केट ने जाने से इनकार कर दिया और शॉ के पुराने वाहन को सुरंग के रास्ते एक्सिस मुंडी की ओर वापस भेज दिया। शॉ, जो बच गया था, वाहन को ढूंढकर सतह पर लौट आता है, लेकिन ऊर्जा के अचानक विस्फोट से एक्सिस मुंडी में सुप्त अवस्था में रह रहा एक तंबूदार टाइटन और साथ ही स्कारैब्स का एक झुंड जाग उठता है। नया टाइटन स्कल आइलैंड पर सतह पर आता है, वर्दुगो को मार डालता है और कॉन्ग द्वारा उसका पीछा करते हुए उसे समुद्र में धकेल दिया जाता है। 1957 में कीको, शॉ और बिल चिली के सांता सोलेदाद द्वीप पर स्थित एक दूरस्थ गांव में समुद्री राक्षस की अफवाहों की जांच करने के लिए यात्रा करते हैं। उन्हें गांव के बार में प्रदर्शित स्कारैब में से एक मिलता है और बाद में उन्हें एक गुफा में ले जाया जाता है, जहां वे तंबूदार टाइटन की प्राचीन चट्टानी कलाकृति देखते हैं, जिसकी स्थानीय लोग देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो अनुनाद, लॉरेंस ट्रिलिंग, डैन ड्वॉर्किन, 6 मार्च 2026। 2017 में शॉ और कीको दोनों नए टाइटन को पहचान लेते हैं, जब द्वीप से बचे हुए लोग आउटपोस्ट 18 लौटते हैं, इस बात से अनजान कि एक स्कारैब उनके हेलीकॉप्टर में सवार हो गया है। टिम आउटपोस्ट 18 की कमान संभालता है और वे नए टाइटन का पीछा करना शुरू करते हैं, जो अब प्रशांत महासागर में तैर रहा है। उसे शॉ को गिरफ्तार करने का आदेश भी मिलता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करने का फैसला करता है। नया टाइटन इंडोनेशिया पहुंचता है और मलक्का जलडमरू मध्य के पास पहुंचता है, जिससे कई नागरिक जहाज़ों को खतरा होता है। हिरोशी सोनार प्रक्षेपण ड्रोन का उपयोग करके उसका मार्ग बदलने का प्रयास करता है, लेकिन टाइटन उसे नष्ट कर देता है। नए टाइटन के उदय में अपनी भूमिका के कारण अपराध बोध से जूझ रही केट पर स्कारैब हमला करता है। केंटारो और मे उसे बचाते हैं, लेकिन स्कारैब एक जोरदार आवाज निकालता है, जिससे टाइटन अपना मार्ग बदल लेता है और आउटपोस्ट 18 का पीछा करने लगता है। शॉ एक जोडियाक का उपयोग करके स्कारैब को जहाज से दूर ले जाता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, जिससे टाइटन अन्य टाइटनों से दूर चला जाता है। 1975 में बिल ने सैंटा सोलेडाड की गुफा कलाकृतियों का उपयोग करके नए टाइटन के संभावित प्रवास मार्ग का नक्शा बनाया। उसने और शॉ ने वहां से जाने का सुझाव दिया, लेकिन कीको ने आसपास के वातावरण का अध्ययन पूरा होने तक जाने से इनकार कर दिया। वे अनिच्छा से सहमत हो गए और बिल नक्शे का अनुसरण करने के लिए निकल गया, जबकि कीको और शॉ वहीं रुक गए। कीको ने शॉ को अपने पहले पति हिरोशी के पिता के बारे में बताया, जिनकी हिरोशी के जन्म के कुछ समय बाद ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। दोनों को स्थानीय गांव में एक रात्रि उत्सव में आमंत्रित किया गया, लेकिन पता चला कि गांव वाले नए टाइटन के एक पंथ के अनुयायी हैं, जिसे वे को काई कहते हैं। गुफा से स्कारैब का एक झुंड निकला और गांव की ओर दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय टाइटन समुद्र से निकला। रहस्य, हिरोमी कामताकारी ड्रेक। 13 मार्च 2026। 2017 में आउटपोस्ट 18 इंजन की मरम्मत के लिए टोक्यो में रुकता है और केट वहां से जाने का फैसला करती है। हिरोशी, कीको और शॉ सुजुकी के टाइटन ल्योर के संशोधित सोनिक संस्करण का उपयोग करके नए टाइटन, जिसे टाइटन एक्स नाम दिया गया है, को आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाने की योजना बनाते हैं। लेकिन तभी जेसन ट्रिसॉप के नेतृत्व में एपेक्स की एक टीम आती है और टिम से आउटपोस्ट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। मोनार्क के निदेशक रेडिक बैरिस
टिम को शॉ और कीको को हिरासत में लेने का आदेश देते हैं, लेकिन वो उन्हें हिरोशी और केंटारो के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। 1957 में कीको और शॉ ने टाइटन एक्स को स्कैरेब्स के साथ बातचीत करते हुए देखा और कीको ने उसकी तस्वीर खींच ली। पंत के अनुयायी उनका राज छिपाने के लिए उनसे भिड़ गए। इस लड़ाई में कीको और शॉ दोनों घायल हो गए, लेकिन वे फिल्म लेकर भागने में कामयाब रहे और द्वीप के जंगल में चले गए। पंत के अनुयायियों से छिपते हुए और अपने घावों का इलाज करते हुए वे एक दूसरे के प्रति अपने दबे हुए प्यार को जाहिर करने लगे और उनके बीच एक रोमांटिक मुलाकात हुई। बिल अगले दिन द्वीप पर लौटा और उन्हें बचा लिया, लेकिन कीको अपराध बोध से जूझ रही थी और बाद में शॉ को एक पत्र लिखकर उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन अपने प्रेम प्रसंग पर पछतावा भी जताया और बिल के लिए अपने प्यार की पुष्टि की। 1962 में शॉ के लापता होने के बाद बिल अकेले ही हिरोशी की परवरिश कर रहा है और उसे शॉ की पुरानी फाइलों में केइको का पत्र मिलता है। अतिक्रमण हिरोमी कामता अल लेटसन 20 मार्च 2026। 2017 में टाइटन एक्स ने अमेरिकी समोआ में स्कैरेब्स के एक और झुंड को जगा दिया। आउटपोस्ट 18 पर ट्रिसॉप और टिम ने एपेक्स के सोनार ट्रैकिंग सिस्टम पर टाइटन एक्स का पता लगाया, जिससे संकेत मिलता है कि ये सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है। केंटारो, हिरोशी, कीको और शॉ पेंसाकोला में मे से मिलते हैं, जहां वे एपेक्स से हिरोशी के टाइटन को लुभाने वाले उपकरण को चुराने की योजना बनाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में केट उस छात्र से मिलती है जिसे उसने जी-डे पर बचाया था और मोनार्क लौटने का फैसला करती है। ट्रिसॉप की टीम आउटपोस्ट 18 छोड़ देती है, जबकि टिम की टीम और प्रशांत बेड़ा टाइटन एक्स को रोकने की तैयारी करते हैं, लेकिन संकेत एक वेल का निकलता है। पेंसाकोला में अन्य लोग एपेक्स के मुख्यालय में घुसपैठ करते हैं और पता लगाते हैं कि एपेक्स स्कल आइलैंड से जीवों की तस्करी कर रहा है। ब्रेंडा मे को दिखाती है कि एपेक्स ने टाइटन्स को शांत करने के लिए न्यूरल इम्प्लांट विकसित किए हैं। शॉ और केंटारो ध्यान भटकाते हैं, जिससे हिरोशी और कीको को नष्ट किया गया चारा मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि एपेक्स के पास बिल की कुछ पुरानी फाइलें हैं, जिनमें टाइटन एक्स के प्रवास मार्ग का नक्शा भी शामिल है, जिससे वे उसके अगले गंतव्य सांता सोलेडाड होने का अनुमान लगा पाते हैं। मे एपेक्स के साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन बाकी लोग भाग जाते हैं और केट से मिलते हैं। हिरोशी को बिल की फाइलों में शॉ को लिखा कीको का पत्र मिलता है। 1960 के दशक में हिरोशी को कीको के परिवार के साथ रहने के लिए भेजने के बाद बिल ने मोनार्क के लिए अपना शोध जारी रखा। 1973 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी सभी फाइलें सुरक्षित रख दी गईं। 2015 में कीको के पत्र सहित कुछ फाइलें एपेक्स के गुर्गों द्वारा चुरा ली गईं। फुरुसाटो, जेफ एफ किंग, एंड्रयू कोलविले 27 मार्च 2026। 2017 में हिरोशी को जब कीको और शॉ के अफेयर के बारे में पता चलता है तो उनका उनसे झगड़ा हो जाता है। ब्रेंडा, मे और ट्रिसॉप एपेक्स टीम को लेकर सांता सोलेडाड जाते हैं और केट, केंटारो, हिरोशी, कीको और शॉ उनका पीछा करते हैं। शॉ मोनार्क की अब वीरान हो चुकी चौकी 27 में छिप जाते हैं, जिसे बिल ने 1968 में द्वीप पर स्थापित किया था। हिरोशी और कीको का सुलह हो जाता है। टिम ने चौकी 18 को सैंटा सोलेडाड जाने का निर्देश दिया है। रास्ते में उनका सामना टाइटन एक्स से होता है। शॉ और रैंडास चुपके से मे से बात करते हैं, जो मानती है कि टाइटन्स को शांत करना जोखिम भरा है। हालांकि शॉ का मानना है कि एपेक्स टाइटन्स को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। टाइटन एक्स आता है और द्वीप पर मौजूद स्कारैब्स के झुंड को जगा देता है, जिससे शॉ घायल हो जाता है। उसकी आवाज़ों का केट पर सम्मोहक प्रभाव पड़ता है और जैसे ही वो उभरता है, वो पानी के किनारे की ओर खिंची चली जाती है। एपेक्स टीम टाइटन एक्स में एक उन्नत न्यूरल इम्प्लांट लगाती है, लेकिन इम्प्लांट उसे नियंत्रित करने में विफल रहता है। क्रोधित टाइटन एक्स स्कारैब्स का उपयोग करके इम्प्लांट को निकाल देता है और एपेक्स टीम के शिविर को नष्ट करके चला जाता है। केट को बचाते हुए हिरोशी बुरी तरह घायल हो जाता है और अपनी पिछली गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। फिर टिम और उसकी टीम के आने पर कीको की बाहों में दम तोड़ देता है। 1990 में हिरोशी ने युवा केट को फ़ोन करके उसे सोने में मदद मांगी, जब वे अस्पताल में केंटारो के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने और एमिको ने केंटारो का नाम हिरोशी के जन्मदाता पिता के नाम पर रखा। 2014 में हिरोशी टोक्यो में एमिको और केंटारो से मिलने जा रहा था। तभी उसे टिम का फोन आया, जिसने उसे बताया कि बिल की 1973 की फाइलों का एक केस जापान के पास समुद्र में मिला है। रेक्वियम, जेफ एफ किंग, मारिया मेलनिक, 3 अप्रैल 2026। 2017 में हिरोशी का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें कीको, केट, केंटारो, एमिको और शॉ शामिल होते हैं। केंटारो केट पर हिरोशी की मौत का कारण बनने का आरोप लगाते हुए उस पर जमकर बरसता है, जबकि डॉक्टर सुजुकी भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और शॉ और कीको से मिलते हैं। केट, कीको और शॉ सुजुकी के जापान स्थित घर जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि ऑपरेशन ओवरग्लास की विफलता के बाद जब्त किए गए टाइटन ल्यूर को फिर से बनाने में हिरोशी ने उनकी मदद की थी। शॉ सुजुकी के ल्यूर का उपयोग करके गॉडजिला को बुलाने की योजना बनाता है, इस उम्मीद में कि वो टाइटन एक्स को हरा सकता है, जबकि कीको को संदेह होता है कि केट का टाइटन एक्स से कोई संबंध है। मे सुलह करने के लिए टोक्यो में केंटारो से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है। वो वॉल्टर सिमंस की बेटियों में से एक इसाबेल सिमंस से मिलता है, जो उसे एपेक्स में नौकरी की पेशकश करती है। टोक्यो में हुए हमले के भयानक सपने के बाद केंटारो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। कीको और केट इस बात की पुष्टि करते हैं कि केट टाइटन एक्स से जुड़ी हुई है और अनुमान लगाते हैं कि एपेक्स के तंत्रिका संबंधी हमले के परिणाम स्वरूप ये खो गई है और भ्रमित हो गई है। शॉ और सुजुकी हॉलो अर्थ सुरंग के प्रवेश द्वार पर सुजुकी के प्रलोभन का परीक्षण करते हैं, जहां से शॉ 1982 में बाहर निकले थे। सुरंग थोड़ी देर के लिए खुलती है और शॉ को वो संकट संकेत मिलता है जो उन्होंने एक्सिस मुंडी में फंसे रहने के दौरान भेजा था। 2017 में एक्सिस मुंडी से बचाव से पहले केंटारो और हिरोशी स्कल आइलैंड पर स्थित एपेक्स स्टेशन पर रह रहे थे। हिरोशी ने खुलासा किया कि जब वो 2014 में अलास्का गया था तो गलती से एक सुरंग के रास्ते एक्सिस मुंडी पहुंच गया और 2015 में अफ्रीका में बाहर निकला। 1958 में टाइटन एक्स की कीको द्वारा ली गई तस्वीरों के कारण मोनार्क को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन शॉ ने कीको के प्रति अपने अनसुलझे प्रेम के कारण अपराध बोध से ग्रस्त होकर तबादले का अनुरोध किया। बाद में उसकी मुलाकात अपने कठोर स्वभाव वाले पिता कर्नल लेलैंड शॉ द्वितीय से हुई, जिन्होंने शॉ को उच्च पद दिलाने के प्रयास में उसके तबादले में बाधा डाली, लेकिन शॉ ने उनकी बात नहीं मानी और मोनार्क में वापस लौटने का विकल्प चुना। स्ट्रिंग थ्योरी, गांजा मॉन्टेरो, जो पोकास्की 10 अप्रैल 2026। अलग रास्ते, गांजा मॉन्टेरो, मारिको तमाकी, 17 अप्रैल 2026। पृथ्वी का अंत, लॉरेंस ट्रिलिंग टैनर हैंसिंगर, 24 अप्रैल 2026। जहां हम संबंधित हैं, लॉरेंस ट्रिलिंग टेलीप्ले, जो पोकास्की द्वारा, कहानी एंड्रयू कोलविले द्वारा, 1 मई 2026। उत्पादन विकास, गॉडजिला बनाम कॉन्ग की सफलता के बाद मॉन्स्टर वर्स को फीचर फिल्मों से आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा शुरू हुई। लेजेंडरी ने एक लाइव एक्शन सीरीज का प्रस्ताव रखा और संभावित निवेशकों में से एप्पल टीवी प्लस ने तुरंत रुचि दिखाई, एक समझौता किया और जनवरी 2022 में सीरीज को हरी झंडी दे दी। ये लेजेंडरी टेलीविजन, सेफ हाउस पिक्चर्स और टोहो का एक संयुक्त उद्यम है। हालांकि वार्नर ब्रदर्स के पास अभी भी लेजेंडरी के साथ मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी के अधिकार हैं। क्रिस ब्लैक इसके निर्माता और शो रनर हैं। मई में मैट शकमान को कार्यकारी निर्माता होने के साथ साथ पहले 2 एपिसोड के निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। ब्लैक और मैट फ्रैक्शन के अलावा लेखकों में एंड्रयू कोलविले, मिला बेल हार्ट, अमांडा ओवर्टन, कार्ल तारो ग्रीनफेल्ड, मारिको तमाकी और अल लेटसन शामिल हैं। 11 अप्रैल 2024 को एप्पल टीवी प्लस ने श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। साथ ही कई स्पिन ऑफ भी विकास के अधीन हैं। ढलाई, जून 2022 में अन्ना सवाई, रेन वाटाबे, कीर्सी क्लेमेंस, जो टिपेट और एलिसा लासोव्स्की को कास्ट किया गया। जुलाई में कर्ट रसेल और वाइट रसेल को कास्ट किया गया और मारी यामामोटो अगस्त में शामिल हुईं। सितंबर में एंड्रेस होम को कास्ट किया गया और शीर्षक का खुलासा किया गया। सितंबर 2023 में टीजर ट्रेलर ने जॉन गुडमैन को कॉन्ग स्कल आइलैंड 2017 से
विलियम बिल रैंडा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया। फिल्माने जुलाई 2022 में ये पता चला कि मुख्य फोटोग्राफी वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में शुरू हो गई थी। अगस्त में जापान में 2 सप्ताह की शूटिंग हुई। दूसरे सीजन की शूटिंग 31 जुलाई 2024 तक चल रही थी और 20 फरवरी 2025 तक पूरी हो गई। संगीत अक्टूबर 2023 में लियोपोल्ड रॉस को स्कोर संगीतकार के रूप में पुष्टि की गई। साउंडट्रैक को मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा 17 नवंबर 2023 को ऑनलाइन जारी किया गया था, जिसमें मुख्य शीर्षक ट्रैक 3 नवंबर को एक एकल के रूप में जारी किया गया था। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का प्रीमियर एप्पल टीवी प्लस पर 17 नवंबर 2023 को हुआ। दूसरा सीजन एप्पल टीवी पर 27 फरवरी 2026 को प्रीमियर हुआ। विपणन अगस्त 2023 में एप्पल ने पहली झलक की तस्वीरें जारी की, जिनका आधिकारिक शीर्षक अब मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स है। टीजर और अन्य तस्वीरें 8 सितंबर 2023 को जारी की गईं। पहला ट्रेलर 2023 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में प्रदर्शित किया गया और आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया। अक्टूबर 2023 में मोनार्क अनलॉक्ड नामक एक वायरल मार्केटिंग वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें मोनार्क कंप्यूटर की कुछ निजी फाइलें थीं। स्वागत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर पहले सीजन को 87 समीक्षाओं के आधार पर 87% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। साइट के आलोचकों की आम राय है, पिता पुत्र की जोड़ी कर्ट और वायट रसेल के शानदार अभिनय के साथ मोनार्क गॉडजिला की विरासत में एक स्वागत योग्य मोड़ जोड़ता है। इसके राक्षसी दायरे को मानवीय स्तर तक निखारता है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर 100 में से 68 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के माइक हेल ने सरल कथानक और दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की और कहा कि कर्ट रसेल की उपस्थिति ने इसे पुरानी यादों से भरा आकर्षण दिया। वैराइटी में अरामाइट टिनुबू ने लिखा कि ये श्रृंखला संभवतः मॉन्स्टर वर्स के सबसे नौसिखिया अन्वेषक को भी संतुष्ट करेगी। रॉजरईबर्ट.com के लिए लिखते हुए ब्रायन टेलेरिको ने कर्ट और वाइट रसेल के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने लेखन से असंतोष व्यक्त किया। पात्रों को अपरिपक्व, कथानक को गहराई से रहित और संवाद को बहुत लंबा बताया। दूसरे सीजन को 29 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज पर 79% अनुमोदन रेटिंग मिली है। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय ये है, सभी बाधाओं के बावजूद मोनार्क अपनी लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स की प्रतिभा को अपनाते हुए और समृद्ध और जटिल पात्रों के साथ एक्शन ड्रामा का जबरदस्त प्रभाव डालना जारी रखता है। मेटाक्रिटिक पर दूसरे सीजन को 11 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 67 अंक मिले, जो आमतौर पर अनुकूल होने का संकेत देते हैं। उन्हें एप्पल टीवी प्लस ड्रामा सीरीज पचिनको से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मॉन्स्टरवर्स सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज शोगुन में अभिनय करने से उन्हें और अधिक प्रसिद्धि मिली। वो ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जापानी अभिनेत्री और एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बनी, और उन्होंने इसके लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक्टर्स पुरस्कार भी जीता। 2024 में टाइम पत्रिका ने उन्हें अपनी 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया। न्यूजीलैंड में जन्मी वो 10 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ जापान चली गईं। 11 साल की उम्र में उन्हें 2004 में निप्पॉन टेलीविजन के प्रोडक्शन एनी में मुख्य किरदार निभाने का पहला मौका मिला। बाद में सवाई ने जेम्स मैकटेई की 2009 में आई मार्शल आर्ट्स फिल्म निंजा असैसिन से फिल्मों में डेब्यू किया। सवाई जापान में गर्ल ग्रुप फेकी की प्रमुख गायिका के रूप में मशहूर हुईं। उन्होंने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज गिरी हाजी में सहायक भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन एना सवाई का जन्म 11 जून 1992 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में जापानी मूल के माता-पिता के घर हुआ था। उनकी मां पियानो शिक्षिका के रूप में काम करती थी, जबकि उनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करते थे। 3 साल की उम्र से ही उनकी मां ने उन्हें पियानो बजाना और गाना सिखाया। उनके पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार बचपन में अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। हांगकांग और फिलीपींस में रहने के बाद जब सवाई 10 साल की थीं, तब वे योकोहामा, जापान में बस गए।
सवाई अंग्रेजी और जापानी में धाराप्रवाह है और टोक्यो में रहती है। आजीविका प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं और फेकी 2004-2018। ये भी देखें। नकली सवाई ने 2004 में 11 वर्ष की आयु में टोक्यो में एनी के एक मंचन में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसका प्रसारण निप्पॉन टीवी पर एक साथ किया गया था। सवाई ने 2006 में मनोरंजन समूह एवेक्स इंक के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया, जिससे उन्हें एक प्रबंधन अनुबंध और उनके इन हाउस संगीत और नृत्य प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद सवाई ने टेलीविजन ड्रामा अवर लव सॉन्ग 2007 में एक छोटी भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर को जारी रखा और जेम्स मैकटेइग की मार्शल आर्ट फिल्म निंजा असैसिन 2009 में एक सहायक भूमिका में हॉलीवुड फीचर फिल्म में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने एक विद्रोही युवा निंजा किरिको की भूमिका निभाई। सवाई ने हाई स्कूल के दौरान गायन और नृत्य की शिक्षा जारी रखी और बाद में सोफिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान सवाई को इवेक्स ट्रैक्स रिकॉर्ड लेबल ने अनुबंधित किया और मार्च 2012 में उन्होंने 2012 मेजर लीग बेसबॉल सीजन की शुरुआत में टोक्यो डोम में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रगान गाया। एक महीने बाद सवाई को गर्ल ग्रुप ARA एवेक्स राइजिंग एंजल्स का संक्षिप्त रूप की सदस्य के रूप में घोषित किया गया और उसी नवंबर में उन्होंने अपने पहले और एकमात्र एकल गीत मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू का संगीत वीडियो जारी किया। प्रचार के एक साल से भी कम समय के बाद ये समूह 2013 की शुरुआत में भंग हो गया, लेकिन उसी वर्ष जुलाई में एवेक्स ने घोषणा की कि सवाई रिदम जोन रिकॉर्ड लेबल के तहत गर्ल ग्रुप फेकी की प्रमुख गायिका के रूप में पुनः पदार्पण करेंगी। उन्होंने 29 जुलाई 2013 को एकल बेटर विदाउट यू के साथ पदार्पण किया। फेकी की सदस्य के रूप में प्रदर्शन करते हुए सवाई ने कई एकल परियोजनाओं में भाग लिया। अक्टूबर 2015 में वो इलियट यामिन के गीत कैटी के संगीत वीडियो में मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। सवाई साथी बैंडमेट अकीना के साथ यामातो के पहले एकल शाइनिंग में एक फीचर्ड कलाकार थीं, जो 26 अप्रैल 2017 को रिलीज हुआ था। उसी वर्ष बाद में सवाई ने 2017 के फैशन सिमुलेशन वीडियो गेम स्टाइल सेवी स्टाइलिंग स्टार में एंजेलिक नॉयर के रूप में आवाज दी और गेम गर्ल्स बी एम्बिशियस के मुख्य थीम गीत को गाया। 2018 में उन्होंने आने वाली उम्र की रहस्यमय श्रृंखला कलर्स में एक सहायक भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की, जिसमें वो 2 एपिसोड में दिखाई दी। मई 2018 में वो थिंक टैंक बैंग डांस आर्ट कलेक्टिव के हिस्से के रूप में फूको ताकेनाका द्वारा निर्देशित द बुक के एक सीमित रन स्टेज प्रोडक्शन में एक नर्तकी के रूप में दिखाई दी। 16 नवंबर 2018 को फेकी ने सवाई के समूह से अलग होने की घोषणा की, जिसका कारण उन्होंने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा बताया। उन्होंने 20 दिसंबर को अपने 4 हेडलाइन टूर के हिस्से के रूप में समूह के साथ आखिरी बार प्रदर्शन किया। टेलीविजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति 2019 में सवाई ने ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज गिरी हाजी में याकुजा बॉस की बेटी इको का किरदार निभाया। ये सीरीज अक्टूबर में BBC 2 पर प्रसारित हुई और समीक्षकों द्वारा सराही गई। उसी वर्ष सवाई को जस्टिन लिन द्वारा निर्देशित फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म F9 में मार्शल आर्ट योद्धा LA लू के रूप में चुना गया। अपनी कास्टिंग की घोषणा के बाद सवाई ने WME के साथ अनुबंध किया। F9 की शूटिंग जून और नवंबर 2019 के बीच हुई और फिल्म 19 मई 2021 को रिलीज हुई, जिसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली। F9 ने दुनिया भर में $726 मिलियन की कमाई के साथ महामारी के दौरान बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड बनाए। 2022 से सवाई ने मिनजिन ली के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित पचिनको के एप्पल TV प्लस रूपांतरण में नाओमी की मुख्य भूमिका निभाई है। नाओमी इस श्रृंखला के लिए बनाया गया एक मौलिक चरित्र है। ये शो 25 मार्च 2022 को समीक्षकों की प्रशंसा के साथ शुरू हुआ। अगले महीने इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। श्रृंखला के कलाकारों ने एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। जून 2022 में सवाई को लेजेंडरी की मॉन्स्टर वर्स टेलीविजन श्रृंखला मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में केट रांडा की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। ये शो 2014 की फिल्म गॉडजिला का स्पिन ऑफ है
और 17 नवंबर 2023 को एप्पल टीवी प्लस पर सकारात्मक समीक्षकों की प्रतिक्रिया के साथ प्रीमियर हुआ। 2024 में शोगुन की कास्ट और क्रू के साथ सवाई। सितंबर 2021 में सवाई को जेम्स क्लेवेल के उपन्यास पर आधारित एफएक्स लिमिटेड सीरीज शोगुन में महिला मुख्य किरदार लेडी मारिको के रूप में चुना गया। ये सीरीज फरवरी 2024 में प्रसारित हुई और सवाई के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि सवाई मारिको के रूप में पूरी तरह से विश्वसनीय और आकर्षक हैं, और रोलिंग स्टोन ने कहा कि सवाई मारिको के चेहरे पर हर दर्द भरी नज़र से बहुत कुछ कह देती हैं। रॉजर ने उनके अभिनय को रहस्योद्घाटन बताया और एंटरटेनमेंट वीकली ने सवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 1980 के संस्करण से आगे बढ़कर इस किरदार को आधुनिक दर्शकों के लिए उपयुक्त दृढ़ शक्ति और जोशीले स्वभाव के साथ विकसित किया है। हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस प्रदर्शन को अभिनेत्री के करियर की उपलब्धि बताया। सवाई कई वर्षों से सहायक भूमिकाओं के साथ पूर्ण स्टारडम के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन ये उनकी सफलता का प्रतीक है। अभिनेत्री ने मारिको के किरदार को एक नाजुक, अस्थिर आत्मा और एक शातिर बदमाश के रूप में बखूबी निभाया है। 2024 में उन्हें शोगुन में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला, जिससे वो कोई भी प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जापानी अभिनेत्री बन गईं और उस प्राइम टाइम एमी श्रेणी को जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री भी बनी। 2025 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 2005 में वैरायटी ने शोगुन में सवाई के प्रदर्शन को 21वीं सदी के सबसे महान टीवी प्रदर्शनों में से एक बताया। सितंबर 2024 में सवाई को आभूषण डिजाइनर कार्टियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। उसी वर्ष दिसंबर में WWD ने उन्हें पत्रिका के पहले फैशन न्यूकमर स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2025 में फैशन डिजाइन हाउस डायर ने सवाई को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। फिल्म जगत में परिवर्तन। 2026 में सवाई डेविड लीच द्वारा निर्देशित फिल्म हाउ टू रॉब अ बैंक में सह कलाकार होंगी। ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद सवाई ऑस्टिन बटलर और जेरेमी एलन वाइट के साथ एनिमीज में सह कलाकार होंगी। सवाई जोश क्लॉसनर द्वारा लिखित और निर्देशित कॉमेडी ड्रामा सेंट पीटर में भी सह कलाकार होंगी। सवाई सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित और अप्रैल 2028 में रिलीज होने वाली परस्पर जुड़ी जीवनी फिल्मों की श्रृंखला द बीटल्स अ 4 फिल्म सिनेमैटिक इवेंट में योको ओनो की भूमिका निभाएंगी। इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने पर सवाई ने कहा, ये बेहद रोमांचक है क्योंकि उनकी कहानी मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है और लोग वास्तव में नहीं जानते कि वो कैसी इंसान थीं। वो एक अविश्वसनीय कलाकार थीं, साथ ही वो एक स्वतंत्र महिला थीं और लोगों को ये पसंद नहीं था। वे जॉन लेनन को अपने लिए चाहते थे और वो एक आसान निशाना थीं, और मुझे लगता है कि उनकी कहानी सुना पाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किर्सी निकोल क्लेमेंस, जन्म 17 दिसंबर 1993 थे, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म डोप में कैसेंड्रा डिग्गी एंड्रियोस की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने नेबर्स 2, सोरोरिटी राइजिंग 2016, फ्लैटलाइनर्स 2017, हार्ट्स बीट लाउड 2018 में सह अभिनय किया और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2021 और द फ्लैश 2023 दोनों में आइरिस वेस्ट की भूमिका निभाई। क्लेमेंस ने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं, जिनमें ऑस्टिन एंड एली 2013, ट्रांसपेरेंट 2014-2015, एक्सटेंट 2015 और इजी 2016-2019 शामिल हैं, और कॉमेडी श्रृंखला एनजी ट्रिबेका 2018 के अंतिम सीजन में उनकी मुख्य भूमिका थी। प्रारंभिक जीवन। क्लेमेंस का जन्म 17 दिसंबर 1993 को पेंसाकोला, फ्लोरिडा में हुआ था। वो रेडोंडो बीच, कैलिफोर्निया में पली बढ़ीं। क्लेमेंस मिश्रित नस्ल की हैं, अफ्रीकी अमेरिकी और श्वेत वंश की। आजीविका। अपने करियर की शुरुआत में क्लेमेंस ने डिज्नी चैनल की सीरीज ऑस्टिन एंड एली में कीरा स्टार के रूप में एक आवर्ती किरदार निभाया। वो डिज्नी चैनल की मूल फिल्म क्लाउड 9 में भी नजर आईं। क्लेमेंस ने क्राइम ड्रामा सीरीज CSI
क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में अतिथि भूमिका निभाई। 2014 में वो ट्रे सॉन्ग्स के संगीत वीडियो स्मार्टफोन्स और व्हाट्स बेस्ट फॉर यू में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई जो उन्हें फ़ोन कॉल पर धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। 2014 से 2015 तक क्लेमेंस ने कॉमेडी सीरीज ट्रांसपेरेंट में बियांका की भूमिका निभाई। उन्होंने एमटीवी की ओरिजिनल सीरीज आई कैंडी में सोफिया के रूप में मुख्य भूमिका भी निभाई। ये सीरीज केवल एक सीजन तक ही प्रसारित हुई। उन्होंने 2015 में न्यू गर्ल के एक एपिसोड में विंस्टन की प्रेमिका केसी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। क्लेमेंस लेडी गागा के संगीत वीडियो टिल इट हैपेंस टू यू और डीजे स्नेक के संगीत वीडियो मिडिल में जोश हचरसन के साथ दिखाई दी। 2016 में क्लेमेंस ने कॉमेडी फिल्म नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग में बेथ की भूमिका निभाई। उन्होंने नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज इजी के एपिसोड में शिकागो की एक ग्रेजुएट छात्रा चेस की भूमिका भी निभाई। 2016 में क्लेमेंस को एक्शन फिल्म द फ्लैश में आइरिस वेस्ट के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन निर्देशक रिक फामुइवा के प्रोजेक्ट छोड़ने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसके बावजूद उन्हें जस्टिस लीग फिल्म में उसी किरदार में नजर आना तय था, लेकिन अंततः उनके दृश्यों को थिएट्रिकल रिलीज से हटा दिया गया। 2021 में 2017 की जस्टिस लीग फिल्म से क्लेमेंस के हटाए गए दृश्यों को जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में रिलीज किया गया। मार्च 2021 में क्लेमेंस ने एंडी मुशिएटी द्वारा निर्देशित द फ्लैश में आइरिस वेस्ट के रूप में अभिनय करने के लिए एक समझौता किया। 2017 में क्लेमेंस ने कैलम टर्नर के साथ ड्रामा फिल्म द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क और इलियट पेज के साथ हॉरर रीमेक फ्लैटलाइनर्स में सह अभिनय किया। 2018 में क्लेमेंस ने निक ऑफरमैन के साथ म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा हार्ट्स बीट लाउड में सह अभिनय किया। अप्रैल 2018 में उन्हें हार्ट्स बीट लाउड के लिए अटलांटा फिल्म फेस्टिवल का पहला फीनिक्स पुरस्कार मिला। 2019 में उन्होंने थॉमस मान के साथ लाइव एक्शन रीमेक म्यूजिकल रोमांस लेडी एंड द ट्रैम्प में सह अभिनय किया। 2020 में क्लेमेंस ने स्कूबी डू फिल्म स्कूब में डीडी स्काइज को आवाज दी। निजी जीवन क्लेमेंस समलैंगिक हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई स्टंट डबल एबोनी डेला हे के साथ रिश्ते में हैं। ये जोड़ा स्वीट हार्ट की शूटिंग के दौरान मिला था, जहां डेला हे ने एक्शन दृश्यों के दौरान क्लेमेंस की भूमिका निभाई थी। क्लेमेंस को बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला है और वो इस बीमारी से जूझ रही थी, खासकर औपचारिक रूप से निदान होने से पहले। तो ये जो सीरीज है यानी कि गॉडजिला 2016 की जो मूवी है उसी पर बेस है। और सेक्शनों की बात कर ले तो 2 सेक्शन और 10 एपिसोड हमें इसमें देखने को मिल चुके हैं पहले, और टोटल मिलाकर अभी तक 16 एपिसोड आउट हो चुके हैं। बाकी एपिसोड हमें देखना एक तरह से वीकली वाइज बाकी है। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।